बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। मेरा और डॉक्टर कमर चीमा साहब का सलाम कबूल फरमाइए। इस वक्त रशिया में ब्रिक्स का इजलास हुआ और 2 दिन इजलास हुआ। आज उसका एलामिया मंजर आम पर आया, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के मंजरनामे पर तब्दीली रूनुमा हो रही है और ये तब्दीली मुख्तलिफ चेज़ बोर्ड्स पर नज़र आती है, चाहे वो सियासी है, माशी है, अस्करी है। बिलफर्ज अगर सियासी मैदान पे देखें तो ब्रिक्स के ममालिक जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो या जनरल असम्बली हो, ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ के ऊपर अमेरिकन रेजोल्यूशन या उनकी राय के मुखालिफ रास्ते पर नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप माशी तरक्की देखें तो IMF ने 2024 की फोरकास्ट दी है कि कौन से ममालिक की ग्रोथ रेट क्या होगी। इस हवाले से इंडिया की ग्रोथ रेट बताई जा रही है 7% जो कि ब्रिक्स का मेंबर है। चाइना की 4.8% जो कि ब्रिक्स का मेंबर है। रशिया 3.6% तीसरे नंबर पे ब्रिक्स का मेंबर। ब्राज़ील 3.0% अगेन ब्रिक्स का मेंबर। USA 2.8% G7 का मेंबर। सऊदी अरब 1.5% अगेन ब्रिक का मेंबर। कनाडा 1.3% G7 का मेंबर। और इसके साथ बाकी जितने भी ममालिक हैं वो 1% से लेस या 1% पे ग्रोथ नज़र आती है जो कि G7 के ममालिक हैं। इससे मालूम होता है कि माशी तरक्की के अहदाफ में भी ब्रिक्स के मेंबर्स सबकत लिए जा रहे हैं। अस्करी मैदान पर देखें तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आती है, जहाँ पे अस्करी दुनिया में जहाँ पे मगरिब की हिमायत याफ्ता रियासतों की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं या पावर का एक्सेसिव यूज़ है उसको डिटर करते हुए वो ममालिक नज़र आते हैं, या तो वो ब्रिक्स के मेंबर हैं या ब्रिक्स के ममालिक की हिमायत हासिल कर रहे हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल इज़राइल और ईरान के दरमियान में डिटर का कायम होना या बैलेंस ऑफ पावर को कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिक्स चैलेंजेस से खाली है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज अंदरूनी तकसीम भी है और वो हमने यूक्रेन की जंग के हवाले से और साथ में अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से देखा। साथ साथ यहाँ पे सवालात ये भी उभर रहे हैं कि क्या ब्रिक्स को लेजिटिमेसी हासिल है। जी हाँ, जब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के तशरीफ़ ले आते हैं ब्रिक्स की समिट में तो ये लेजिटिमेसी ही देना है इस इदारे को। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या नया इक़्तिसादी ऑर्डर मंजरनामे पर नज़र आ रहा है और ब्रिक्स उसे कामयाबी से लाने में पेश नज़र आएगा। सवाल नंबर 2, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी वेस्ट कंसीडर की जाए जिस तरह से वेस्ट की मीडिया का प्रोपेगेंडा है या ख़ुद भारत की मीडिया का भी प्रोपेगेंडा नज़र आता है। और तीसरा ये कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या छुपा हुआ है, पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा। ये वो 3 बुनियादी सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम लेने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊँ, आप ये छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। ब्रिक्स ने आपने ये छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। 32 ममालिक के डेलीगेशंस ने शिरकत की ब्रिक्स के इजलास में और इन डेलीगेशंस की तादाद 4000 से ज़ायद बताई जा रही है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसनैन जावेद से। आप माहिर हैं CPEC एंड BRI के। आपने हमें ज्वाइन किया है चीन से। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हमारा पैटर्न प्रोग्राम का कुछ इस तरह से है कि हम पहले डॉक्टर कमर चीमा से कहते हैं कि वो एक डिस्क्रिप्शन दें इस सारे इशू के ऊपर और फिर हमारी डिबेट स्टार्ट हो जाती है। डिस्क्रिप्शन के बाद एक्सप्लेनेशन और फिर हम फ्यूचर की फोरकास्ट पे भी जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बताइए, आपकी नज़र में इस इजलास की डिस्क्रिप्शन क्या बनती है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से प्रेसिडेंट पुतिन के दौर में ये हमला हुआ यूक्रेन पे, ये पहला एक बड़ा मल्टीलैटरल इवेंट हुआ है रशिया के अंदर। डॉक्टर साहब देखिए, तकरीबन 36 ममालिक के लोग आ रहे हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 22 के करीब जो है वो बायलैटरल मीटिंग्स शायद पुतिन साहब करने जा रहे हैं। अभी तक 7-8 उन्होंने कर ली हैं बायलैटरल मीटिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो तो मेन स्ट्रीम हो गए और सारे के सारे ममालिक जो हैं, जो दुनिया में अपने आप को नॉन वेस्टर्न ममालिक कहते हैं, उन्होंने ही आके प्रेसिडेंट पुतिन को मेन स्ट्रीम कर दिया। एक तो एंगल ये है। दूसरा जारी बात है कि इंडिया और चाइना का पहला बायलैटरल
डिस्कशन आज हुआ है जिसमें इंडिया मल्टीपोलर एशिया की बात कर रहा है और लार्जर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। 5 साल बाद आज प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और मोदी साहब ने एक मुसाफा किया है। वैसे अगर देखा जाए तो लार्जली क्योंकि ये पहला इजलास है, दूसरा बल्कि जब से नए 5 ममालिक जो हैं वो इसको बनाए गए और आज इंडिया ने इसको ये भी कह दिया है कि हमें नए पार्टनर कंट्रीज चाहिए। इसका मतलब है कि इंडिया ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात कर रहा है। एक ही मुल्क ऐसा था जिसके बारे में ये तासुर था, शायद वो इसको एक्सपैंड नहीं करना चाहता। बाकी चाइना और रशिया तो दोनों चाहते हैं कि हम इसको एक्सपैंड करें। और एक आखिरी बात जो मैं इसको करूं उसमें यह है कि ये जितना भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको एक बड़ा धचका लगेगा, अभी नहीं, लेकिन क्योंकि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसकी बात हो रही है कि उसको रिवाइज किया जाए। टर्की और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपने एसेट्स को डॉलर से गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब लग ये रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो है एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है टू रीथिंक ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में। दिस इज हाउ आई डिस्क्राइब दिस। ज़बरदस्त। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपने डिस्क्रिप्शन सुनी डॉक्टर कमर चीमा साहब की। आपकी डिस्क्रिप्शन सर मुख्तसर सी, ताकि फिर हम इसको डिबेट को आगे ले चलें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कमर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, डॉक्टर कमर ने। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोपेगेंडा जहां से भी ये डेवलप हो रहा है या इसके अंदर खदशात वेस्ट के हैं या आउट ऑफ नोवेयर इंडिया इसको क्यों प्रोपेगेट कर रहा है या उसका जो मीडिया है वो प्रोपेगेट कर रहा है। मसला ये है कि पुतिन साहब ने बड़ी क्लियर बात की कि ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्ट अलायंस नहीं है, ये ओनली वेस्ट है, ठीक है, ओनली नॉन वेस्ट है। सो जब नॉन वेस्ट की बात की कि नॉन वेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो G7 है, G20 है, जिसके अंदर 85% ऑफ द टोटल वर्ल्ड है, यूरोपियन प्लस 19 कंट्रीज। जब इनके अंदर अगर आप देखें तो टोटल जीडीपी का पूरी दुनिया का 85% एक तरफ होगा, तो दूसरी तरफ अगर आप ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स का तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। उन्होंने एंटी जो इसका अलायंस है या एंटी वेस्ट अलायंस कहना इसको बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ना ही इनका कोई इरादा है। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये इट्स अ करेंसी स्वैप, इट्स अ करेंसी ईज, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट्स अ करेंसी कंपैटिबिलिटी, या आप जो समझ लें कि इट्स अ कंपैटिबल कर्टेसी एक्सचेंज। सो ये कर्टेसीज की एक्सचेंज है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं रुबेल के अंदर करना चाहता हूं, मैं रांड में करना चाहता हूं, मैं आरएमबी में करना चाहता हूं, मैं रियाल में करना चाहता हूं जिसे रील भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, या आरएमबी में करना चाहता हूं। ना चाइना ये चाहता है कि इसके ऊपर ग्लोबल इंपीरियलिज्म कायम हो, ना ही रशिया इसके ऊपर है, लेकिन हाँ इसके अंदर बाकी ममालिक ऐड हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। यहाँ पे मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, जब वक्फे से नाजरीन वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब की तो एक तो डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करेंगे, साथ में ये पूछेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो उसके फ़वाइद क्या हैं, उसको कोई चैलेंजेस भी हैं क्या? वो वर्ल्ड बैंक की तरह इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि वो ग्लोबल साउथ की ज़रूरियात को पूरा कर सके? लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले डॉक्टर हसनैन जावेद साहब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ब्रिक्स की और बता रहे थे कि ब्रिक्स को क्यों डिपेक्ट किया जा रहा है कि ये एंटाई वेस्ट है। जी डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा जी, सो अर्ज करने का मकसद ये है कि इसको समझना होगा कि आईएमएफ का क्राइटेरिया अलग है, G7 और G20 के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनका जो मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो अलग है, और ब्रिक्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर किसी किस्म का इबहाम है या किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो उसको दूर होना चाहिए। मसलन फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर मैं बात करूं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं आईएमएफ के साथ या बाकी मैकेनिज्म के साथ या अमेरिकन मॉडल के साथ या यूरोपियन मॉडल के साथ, जो कि डिक्लाइनिंग यूरोपियन है, यूरोपियन मॉडल है, वो उसको देख लेंगे बाद में। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है जिसको सीआरए कहते हैं, दूसरा इनका जो मॉडल है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अच्छा, एनडीबी का जो मैटर है वो लोन ऑफर करता है, गारंटीज देता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर वो सपोर्ट करता है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसका आइडिया बाकी प्रोजेक्ट से। डॉक्टर साहब आपकी आवाज में डॉक्टर साहब इसी तरीके से ब्रिक्स। जी डॉक्टर साहब आपने बजा फरमाया। मेरे ख्याल है अब तक इस बैंक ने कोई 96 मंसूबों के लिए $32 अरब दे चुका है मंजूरी। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मैं आपको अर्ज करूं कि जो ब्रिक्स इंटर बैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म, जिसको हम आईसीएम कहते हैं, उसके ये जो बना था, ये 2010 में बना था। अच्छा, ये 2010 में बनने के बाद इसकी करेंसीज को अगर देखें, ये हाँ फ्यूचर में कितना परेशानी आएगी वो अलग बात है, क्योंकि अमेरिका में भी अभी तक इस मॉडल पर काम नहीं हुआ और इसको वो रद्द कर रहे हैं और इसको वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहां पर यह आ रहा है कि जो ब्रिक्स है वो इस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैटर जो है वो ऑफ कोर्स तशवीशनाक है। लेकिन क्या ये कहा गया है ब्रिक्स के किसी भी मुल्क की तरफ से, या रशिया या चाइना की तरफ से, कि हमारा ग्लोबल इंपेरियलिज्म का मॉडल है या हम फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म चाहते हैं? इस तरह का कोई मॉडल नहीं है। सो मैं, अगर आप चाहें तो मैं इसकी डिवाइड आपको आगे फराहम जरूर कर दूंगा, लेकिन प्रिसाइसली मैं दो लफ्जों में बता दूं, दो लफ्जों में बता देता हूं कि अ नेटवर्क ब्रिक्स बैंक वर्किंग ऑन अ कॉमन सेटलमेंट प्रोजेक्ट, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि 32-42 ममालिक का। दूसरा, एक्सपैंडिंग एक्सपर्ट कोऑपरेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो इन दोनों का अगर इसको एंटी वेस्ट मॉडल आप डिफाइन करना चाहें तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये नॉन वेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, एंटी वेस्ट नहीं। ये बड़ी खूबसूरत आपने पॉइंट रेज किया डॉक्टर साहब कि ये एंटी वेस्ट नहीं है, नॉन वेस्टर्न अलायंस ज़रूर है, लेकिन इसमें इंडियन का मीडिया का हम प्रोपेगेंडा देखते हैं कि वो एंटी वेस्ट इसे डिपिक्ट करता है, जबकि नरेंद्र मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है, खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने उसे कोट भी किया कि इंडिया ने कहा ये एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके लिए यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेस्ट इसे किस तरह से डिपिक्ट करता है और वो आया होता है वेस्ट के मीडिया से। तो चंद जो मीडिया की हेडलाइंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट को। वॉशिंगटन पोस्ट की जो हेडलाइन है नाजरीन, वो मेजर हेडलाइन ये है कि द ग्रोइंग टेंशन विद इन द ब्रिक्स। अब यानी बता रहे हैं कि ब्रिक्स के अंदर यूनिटी नहीं है। दूसरा, यूरोप पॉलिटिक्स कहता है रशिया पुशेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा एज इट होस्ट बीफ्ड अप ब्रिक्स समिट। इसके बाद अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें तो कहता है कि पुतिन फाइटिंग पराया स्टेटस वेलकम जी एंड अदर लीडर्स टू रशिया। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को देखिए तो उनकी मेजर हेडलाइन है जी पुतिन एम्ब्रेस ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना एट ब्रिक्स समिट। इसके साथ गार्डियन देखें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ब्रिक्स के बारे में, मेजर हेडलाइन है पुतिन प्लेज होस्ट टू 36 वर्ल्ड लीडर्स एट ब्रिक्स समिट इन रशिया। ये ज़्यादा न्यूट्रल नज़र आती है बनिस्बत अमेरिकन लीडिंग न्यूज़पेपर के। वर्ल्ड ऑफ यूरोप अगर आप देखें तो वो उसकी हेडलाइन है द वेस्ट वांट्स पुतिन आइसोलेटेड अ मेजर समिट ही इज़ होस्टिंग शोज ही इज़ फार फ्राम अलोन। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट नज़र आती है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये मेजर हेडलाइंस आपने देखी, अमेरिकन हेडलाइंस एंटी ऑर्गेनाइजेशन हमें नज़र आती हैं, ब्रिटिशर्स ज़रा सी माइल्ड है और न्यूट्रल आपको नज़र आती है, लेकिन यूरोप को देखें तो वो भी ये मानने को तैयार हैं कि पुतिन आइसोलेट नहीं होने लगा। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक रियलिटी है। ये जो 36 ममालिक जहाँ पे जाएंगे ये भी तो एक रियलिटी को देख रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने तेल बेच के, डिफेंस इक्विपमेंट अपना बेच के उसने अपनी रेलेवेंस मेंटेन की है। देखिए, आज रशिया के अंदर कोई मेजर उनको सोसाइटियल क्राइसिस का फेस नहीं करना, कोई लार्जली उनके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया ने उनको थोड़ा सा आइसोलेट किया है, लेकिन वो निकल गए हैं इस चीज में डॉक्टर साहब। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन, सारी बात है, चाइना हो या रशिया हो, अमेरिकन जो प्रेस है उसकी एक ही लाइन होती है जो वो जारी बात है स्टेट लाइन लेती है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल आप CFR को देख लें, फॉरेन अफेयर्स को देख लें, फॉरेन पॉलिसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सारे जितने पेपर्स हैं वो एक ही लाइन पे चल रहे होते हैं, अपनी हुकूमत की पोजीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनकी ग्लोबल रीच है, जारी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको बात बताऊं कि रशिया को इंतहाई एक सीरियस प्लेयर के तौर पे देखा जाता है।
देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट का वहां पहुंचना, इससे पहले भी वो आए हैं, इंडियन का इसी साल में 2 दफा वहां पे चले जाना, आप क्या समझते हैं? इंडिया ने नाराज कर लिया अमेरिका को और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, लेकिन उन्होंने रशिया को नहीं छोड़ा और वो कह रहे हैं कि हमारे 70 सालों में रशिया ने कभी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अमेरिका अपनी पोजीशंस बदलता रहा है ना इंटरनेशनल, ये पूरी की पूरी पिछली 70-80 साल की हिस्ट्री में देखें, और इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रख लो क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, फिर आगे निकल जाओ, फिर उसको पीछे छोड़ दो, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दो। और अभी भी ये जो डॉलर के हवाले से ये जो सैंक्शंस हैं, ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिसको वो इसके यॉट बंद कर दो, इसकी करेंसी को रोक लो, देखिए दुनिया जाहिर बात है स्पेस चाहती है। सो चाइना, अभी तो चाइना देखें पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है उसने इतनी एस्टैब्लिश की हुई है कि वो समझता है कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इतना वायबल रखूं कि मेरे करीब भी कोई ना है। तो जब चाइना पॉलिटिकली तौर पे एक्टिव होगा, जैसे कि ईरान सऊदी अरब के मामले में है, जैसे कि गजा और पीएलओ के मामले में हमने देखा, हमास पीएलओ के मामले में देखा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि लोग स्पेस चाहते हैं, लोग एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म चाहते हैं। ये जो भी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप हुई है, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत तो देखिए ना कितना बड़ा नुकसान किया हमने रूल्स बेस्ड सिस्टम का। अब कौन मानता है? अब तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न एकेडमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे, मीडिया थोड़ा डिफरेंट सोचेगा। इसी तरह यूरोप के अंदर भी जारी बात है, अब आपको पता है जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन, वो कहते हैं कि यूरोप हिपोक्रेट है। एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में जहां पे जंग हो कहते हैं सीज फायर करो, बंद करो, लेकिन यूक्रेन में आप नहीं कहते सीज फायर करो, आप उसकी मुसलसल जंग की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी आप हिपोक्रेट हैं बिकॉज आप रशिया से तेल ले रहे हैं, 8-8.5 अरब डॉलर का आपने तेल लिया इस साल रशिया से, और वैसे दुनिया को कहते हैं तेल ना लो। सो मेरा ख्याल है कि बड़े पैमाने पे विद इन द यूरोप इस तरह की डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन रशिया और चाइना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पॉलिटिकल मसल्स दिखाएं, अपने डिप्लोमेटिक मसल्स दिखाएं। वो अभी तक अपने आप को एक सर्वाइवल, रशिया तो सर्वाइवल मोड में है और चाइना बड़े स्लोली एंड स्टेडली अपनी जो पत्ते खेल रहा है, कि जिसे इंडिया के साथ देखें ना, ये मामलात को ठीक करना, ये जो कल बॉर्डर डिसएंगेजमेंट उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे, 5 साल मिलिट्री डिप्लोमेसी होती रही, चाइना ने अपनी चीजें ठीक कर ली। सो चाइना थोड़ा कॉन्फिडेंट है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, लेकिन दे हैव येट टू शो देयर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मसल्स। वैसे डॉक्टर साहब आपकी बात में वजन है। मैं तो ये देख रहा था कि चाइना की जीडीपी जो है वो इस वक्त उसकी जो ग्लोबल शेयरिंग है वो 30% है, और जबकि पूरे G7 की 13% है। चाइना हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाता है, अपने रिजर्व्स में जमा करता है। अमेरिका हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर का खसारा उठाता है, 28 बिलियन डॉलर पर मंथ उसका खसारा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर हसनैन से पूछेंगे इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, क्या इंडिया का जो बिहेवियर है उसके अंदर जो तब्दीली है, जहाँ पे डॉक्टर कमर चीमा साहब ने फरमाया कि ब्रिक्स की मेंबरशिप की एक्सपेंशन के हवाले से इंडिया राज़ी नज़र आता है, और फिर पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब का SCO के इजलास में तशरीफ़ लाना क्या पॉजिटिव सिग्नल है कि ब्रिक्स की अगर एक्सटेंशन होती है उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है तो इंडिया साथ देगा? क्या इंडिया अपनी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोड़ है? लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब बता रहे थे कि वेस्ट के मीडिया का बिहेवियर डिफरेंट है और एकेडेमिया का डिफरेंट है। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपने डॉक्टर कमर चीमा को भी सुना, मुख्तसरन आप भी अपना व्यू पॉइंट वेस्टर्न मीडिया पे दीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि भारत का जो बर्ताव है उसमें तब्दीली महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि मामूली सी शिफ्ट नज़र आ रही है उनकी पॉलिसी में। पाकिस्तान के हवाले से भी ज़रा नरम बिहेवियर नज़र आया, और फिर ब्रिक्स के अंदर जो शमूलियत है वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल कम से कम दे रही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको ये लेकर जाऊंगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, जहां पर फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, वहां पर जो है वो मईशत ने सबको एक कर दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि मईशत जो है वो बहुत सारे मामलात को जो है वो बड़े बड़े डिफरेंसेस को जो है वो आपस में खत्म कर देता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि रशिया और चाइना बैक पर हो और पाकिस्तान उन दोनों के लिए बहुत जरूरी हो, तो किसी तरह का भी आपको जो है
वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने से अब रोक सकेंगे। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर जरूर बनेगा, हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसको हमें सॉर्ट आउट करना है, दैट्स अ डिफरेंट गेम बॉल। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें समझने की जरूरत है कि क्या हमारा इनका कंपैरिजन बन सकता है, जो कि मेरे मुताबिक फिलहाल नहीं बनता। आप ये देखिए कि जितना भी मामला है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जब रशिया आया, वो अपने 77 जो है वो 77 के वफद के साथ आना, इसका मतलब वो इंडस्ट्री देख रहा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आपको एक्टिव होना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को भी एक्टिव होना होगा, कॉमर्स को भी एक्टिव होना होगा। इसका मतलब है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तो देख रहा है। अच्छा, इंडिया ने फायदा क्या उठाया? इंडिया ने सारा तेल जो है वो रशिया से लिया। अच्छा, रशिया से तेल लिया तो इसका मतलब है उन्होंने डी डॉलराइजेशन के ऊपर कोई महाज तो नहीं खड़ा कर दिया, खामोशी से लिया। और तेल कितना लिया? 25.5 बिलियन का। अच्छा, 25.5 बिलियन का, और वो तीसरे दर्जे के ऊपर अपनी मईशत को ले आए, जिसको मैं फिक्टिशियस इकोनॉमी कहता हूं। और इसकी रीजन है और इसकी मैं रीजन दूंगा। अच्छा, अब अगर आप डॉलर के मैकेनिज्म पर देखें, और चाइना का मैं यहां पर तज़किरा करता रहा हूं, पूरी दुनिया इस टाइम पे जीडीपी पर है, और चाइना का जो मॉडल है वो जीडीपी से हटकर वो है ली काइचेक मॉडल के ऊपर, और उनका ग्रोथ मॉडल इंटायरली डिफरेंट है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने कहा कि वो प्रॉफिट करता है और अमेरिका जो है वो नुकसान करता है 1 ट्रिलियन का। अच्छा, अब डॉलर को अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया का 58% जो है वो डॉलर पर सारी ट्रेड हो रही है, और बाकी जो बचता है वो यूरोजोन के ऊपर हो रही है। यानी कि इसका मतलब है डिक्लाइनिंग यूरोजोन जब शुरू होगा तो अमेरिका के डॉलर को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूरो को नुकसान होते हुए कन्वर्ट होगा किधर? हमारे साउथ ईस्ट एशिया में। यानी ब्रिक्स जो है वो मजीद मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब नॉन वेस्ट अलायंस के तौर पे नहीं हो रहा, उनके पास अल्टरनेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी जो यूरोजोन है वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म की वजह से कमजोर है। हालांकि अगर आप देखें तो यूरो जो है वो डॉलर से ऊपर जा रहा है करंटली। अच्छा, अगर ट्रेड इसको देखें कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर जो डॉलर प्लेयर्स हैं वो मेजर रोल जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर है, 2022 तक इनकी जो है वो 54% ऑफ द फॉरेन ट्रेड इनवॉइस हुई है ग्लोबली। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं 2023 में देखूं तो इनका टोटल शेयर 50% बनता है। अच्छा, और यूरो का बनता है 41। तो यहां मैं जो है वो एज दे रहा हूं यूरो को, यानी सॉरी इसको यूरो को नुकसान समझ रहा हूं, और डॉलर जो है वो सस्टेन कर लेगा अपनी जगह पे। उसकी एक रीजन और भी है कि आपका जो अभी तक सऊदीया है और बाकी ममालिक हैं, और जो बाकी तेल वाले ममालिक हैं, उनके पेट्रो डॉलर की बेस के ऊपर डॉलर है, और अभी उसका रिजर्व है। रशिया ने अभी अपना गोल्ड ओपन नहीं किया, जब वो ओपन करेगा ऑफ कोर्स सेटबैक बनेगा, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज बीन टिल आफ्टर 10 इयर्स। बट अभी 50 जो नुकसान होना है यूरो को, यानी यूरो जोन को देखना है, यूरोपियन यूनियन को देखना है। अब यहां पर भी 41% का ट्रेड जो है डेफिसिट इसको डॉक्टर साहब ये जो फिगर आप दे रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका बड़ा अच्छा मुवाजना किया और डेटा की बुनियाद पे ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते। मैं चाहता हूं डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मुख्तसरन आपसे सवाल पूछें, हमारे पास 2 मिनट हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि कब वक्त आएगा कि चाइना अपने पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मसल्स दिखाएगा? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव है, और जहां मैं बैठा हूं तो वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं यहाँ अर्ज करूं कि ये मसल्स आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे हैं। वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो किसी भी तौर पे पीछे नहीं हुआ। कहीं पर आपने गवादर पे पीछे होते देखा। अच्छा, पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ तो उसने बैक दिया, और ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल, मैं इसको मसल दिखाना कहूंगा कि रशिया और चाइना, उसने वेन्यू नहीं तब्दील होने दिया, और शंघाई कोऑपरेशन पाकिस्तान में हुई। इससे बड़ा पॉलिटिकल मसल दिखाना किसी को नहीं कहते। उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है। अब वो छोटी बातों में नहीं आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो तमाम ममालिक आए, और 26 ममालिक, यानी ये जो 2 का ट्राई इस वक्त चल रहा है, जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है रशिया और चाइना का, और यानी वो फारसी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, यानी यकलख्त, तो ये एक जिगर यक कालिब वाला मामला होया हुआ है। वो मामला इसलिए हुआ है कि 26 छोटे ममालिक आ रहे हैं।
इस तरीके से ईस्ट यूरोप वाला इलाका जो बाकी पोलैंड वाला और बेलारूस जो है वो $800 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड जो है वो खाली फूड और फूड एक्सचेंज पे कर रहा है। रशिया अगली फूड एक्सचेंज पर देख रहा है और यूरोप सारा का सारा जो है वो फूड आपसे मांगने के लिए तैयारी कर रहा है। आगे उनके पास व्हीट भी नहीं है, तो सारी तैयारी पाकिस्तान और बाकी ममालिक को करनी चाहिए। इन एनी केस रशिया कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऊपर वो ऊपर आ जाते हैं तो सियासत में वो वैसे ही नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझे कि वो कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट देंगे, पुतिन ने बहुत समझ के स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये नॉन वेस्ट अलायंस है। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से हमारा वक्त खत्म हो गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। मैं चाहता हूं एक जुमले में डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप कीजिए। डॉक्टर कमर चीमा। मैं समझता हूं कि ऐसे ब्लॉक्स जो हैं वो एक उम्मीद है। लेट्स देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे मजीद रेलिवेंट बनाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हालांकि हमारे वक्त के दामन में गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।